गैस, मैं रमेश कुमार आपका फिर से टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जहां पर हम आपको फाइनेंशियल, लीगल एंड टैक्सेशन के बारे में अपडेट देते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सो स्टे ट्यून और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पे कमेंट करें। आज मैं आपको EPFO रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले हैं EPFO रजिस्ट्रेशन के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, या जो भी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो EPFO क्या है? EPFO वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसमें जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है और जिसके अंदर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए कुछ अमाउंट उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग, वेजेस, मंथली वेजेस के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कराता है एक सर्टेन अमाउंट मंथली बेसिस पे। का कुछ पार्ट एम्प्लॉई भी देता है और एम्प्लॉयर भी आउट ऑफ पॉकेट जमा कराता है। के रिटायरमेंट पे आपको बेनिफिट मिलता है, वो आप अमाउंट बेसिकली एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी के रूप में सर्टेन अमाउंट उसकी मंथली वेजेस के अकॉर्डिंग उसके यूएन पे जमा कराता है। अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि ये किस पे एप्लीकेबल होता है। तो एप्लीकेबल ये है जहाँ पे मोर देन 20 एम्प्लॉइज़ हैं या लेबर है, फैक्ट्री है, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे ये मैंडेटरी बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में है कि जहाँ पे 20 एम्प्लॉई से भी कम है वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कराना होता है। अब थर्ड ऑप्शन, अगर आपकी मंथली वेजेस 15,000 से ऊपर है तो आप EPF डिडक्शन के एलिजिबल नहीं होते हैं, बट आप ये अपने एम्प्लॉयर और PF कमिश्नर के अप्रूवल पे आप फिर भी कटवा सकते अपने एम्प्लॉयर से बात करके। तो एक ये है जहाँ पे 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं और वहाँ पे एम्प्लॉय एग्री नहीं है कि उन्हें EPF कटवाना है, मतलब PF के पैसे कटवाने हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है, उनकी सैलरी ऑलरेडी कम होती है, 15,000 जैसे कि लिमिट है। तो अगर वहाँ पे सैलरी कम है और वो नहीं कटवाना चाहते हैं तो वो एम्प्लॉयर को एक फॉर्म 1 फाइल करके ये एग्जेप्शन मिल सकती है, मतलब कि वो एग्जेप्शन प्राप्त कर सकता है गवर्नमेंट से कि यहाँ पे आपको नहीं काटना पड़ेगा PF। अब बात करते हैं रेट की। तो नॉर्मली ये रेट 12% का रहता है, जहाँ पे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों ही 12% जमा कराते हैं। तो एम्प्लॉई का पूरा पार्ट सारा PF में जमा होता है और एम्प्लॉयर जो जमा कराते हैं वो 8.33 है EPS में और 3.67 है EPF में। तो एम्प्लॉयर अपना 12% का शेयर दो पार्ट में जमा कराता है। और जहाँ पे 20 पर 20 एम्प्लॉय से कम है तो ये रेट घटकर 10% हो जाता है। तो वो उसी के 10% एम्प्लॉयर का शेयर और 10% एम्प्लॉय का शेयर जमा होता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जो भी प्रोप्राइटर, पार्टनर या डायरेक्टर हैं, आपकी कंस्टिट्यूशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, तो उनके KYC डॉक्स चाहिए होते हैं। पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर हो गया। अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, एल्स आप टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये आप ओनरशिप के प्रूफ में आप ये दे सकते हैं। और बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए होती है या आप कैंसिल चेक दे सकते हैं, और ये लेटेस्ट 2 महीने का होना चाहिए, आप पुराना नहीं दे सकते हैं, इससे ज़्यादा पुराना। एक DSC पार्टनर का या प्रोप्राइटर या डायरेक्टर हैं तो उनका DSC की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के बारे में। अब बात करते हैं कि आप EPFO पे रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। EPF पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको EPF की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि है epfindia.gov.in। उस पे जा कर के आपको राइट कॉर्नर पे इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसको आप उधम यूनाइटेड श्रम सुविधा के नाम से जानते हैं। उस पोर्टल पे जा कर के आपको साइन अप करना होगा। आपको साइन अप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, आपको ईमेल चाहिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम चाहिए,
आपको मोबाइल नंबर चाहिए और हाँ कैप्चा डाल के आप प्रोसेस करेंगे तो आपका साइनअप हो जाएगा। उसके बाद साइनअप के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड से जब भी आप श्रम सुविधा पोर्टल पे जाएंगे तो लॉगिन करेंगे, उसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको 2 टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेंगे कि आपको किस टाइप में रजिस्ट्रेशन करना है। एक रहेगा एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 और एक रहेगा ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो अगर आपको दोनों में रजिस्ट्रेशन करना है आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक में सेलेक्ट कर जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो ऑप्शन सेलेक्ट करके आप प्रोसेस करेंगे। एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको जो भी रिक्वायर्ड डिटेल मांगता है फॉर्म वो आपको फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा आप उसको डीएससी लगा करके सबमिट करेंगे और सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा आपके पास कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। 3 से 4 दिनों में आपका ईपीएफओ का नंबर आ जाता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, कोई भी उसमें गलती नहीं हुई है, तो सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद गवर्नमेंट उसको 3 से 4 दिनों में अप्रूवल दे देती है। तो आपके पास ईपीएफओ का नंबर आ जाता है कि आप उस पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि ईपीएफओ के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के जो भी सर्टेन अमाउंट जमा हो रहे हैं आपके यूएन नंबर पे, वहाँ पे गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है जो कि यूजुअली 8.5% रहता है मिलता है, तो वो आपका टैक्स फ्री होता है। सेकेंड, आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, मतलब जो भी आप अपने पैसे कुछ भी सेव कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है इंक्रीज़ हो जाता है। आपको कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका रेगुलरली, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे जमा करा रहा है, पर वो अल्टीमेटली आपका ही पैसा है तो वो आपके यूएन नंबर पे जमा होता रहता है। थर्ड, बात करते हैं रिस्क कवरेज की। यहाँ पे आपको कुछ भी होता है, आप वर्क प्लेस जहाँ पे भी आपकी फैक्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी हादसा होता है या आप बीमार हैं या आपके परिवार में कोई भी बीमार हैं, तो आपको वहाँ पे रिस्क कवरेज मिलती है। मतलब आप ये क्लेम करके वो पैसा यूटिलाइज़ कर सकते हैं उनकी बीमारी का इलाज में, मैरिज में, शादी में या हायर एजुकेशन में। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जितना भी पैसा आप जमा कराते हैं ईपीएफ में वो सारा 80C डिडक्शन में अवेलेबल होता है। 80C क्या है ये आपको अलग से वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि 80C डिडक्शन क्या है। वैसे नॉर्मली आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ये पता होगा कि इनकम टैक्स में 80C में 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलती है, जो कि आपकी इनकम को कम करती है, मतलब आपके टैक्स को बचाती है। और फिफ्थ पॉइंट गवर्नमेंट स्कीम है, तो यहाँ पे कोई भी फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट स्कीम है तो कम्प्लीटली सेफ़ है, स्टेबल है और आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा वेरिएबल होता है, बट आपको लगभग 8.5% का इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, तो सेफ़ है, सिक्योर है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि आप पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते जब तक कि आप रिटायर नहीं हो जाते। तो अगर और सर्टेन केसेस में आपको ये पैसा पहले भी मिल जाता है, पर उसके लिए बहुत सारे पेपर वर्क करने होते हैं, तो वो पेपर वर्क बहुत ही हैजलिंग काम होता है, क्योंकि वो कभी आपसे कुछ मांगेंगे, कभी साइन नहीं है, कभी एम्प्लॉयर से साइन ले करके आओ, तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती हैं। और अगर आप पीएफ का पैसा 5 साल से पहले ही विड्रॉल करते हैं, आपकी सर्विस जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही आप पैसा विड्रॉल करते हैं, तो ये सारा अमाउंट आपके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाता है, मतलब आपको इस पर टैक्स देना होगा। और 5 साल बाद विड्रॉल करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। और पहले तो ये ऑप्शन था ही नहीं कि आप पहले विड्रॉल कर सकें। अब गवर्नमेंट ने नए रूल ला करके ये कर दिया है कि अगर आपको ज़रूरत है तो आपको फंड्स अवेलेबल हो जाता है, पर उसके लिए आपको बहुत सारे पेपर वर्क दिखलाने पड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है। और इसका फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट आपको पॉकेट से देना ही देना है, मतलब आप चाहे किसी भी परेशानी में हो, कितना भी आपको पैसे की नीड हो, पर आपको ये पैसा, अगर आप कंटिन्यू किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका पैसा डिडक्ट हो रहा है, तो आपको ये पैसे आउट ऑफ पॉकेट आपको देना ही पड़ेगा। तो मतलब आपको ये जमा ही कराना है, तो आप कितनी भी परेशानी में हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये पैसा
जमा कराना ही होगा अगर आप सर्विस में हैं तो, या फिर आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं जॉब छोड़ करके, या 2 महीने आप अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, मतलब अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, सर्टेन रीजन से आपको फायर करा जाता है या आप खुद ही रिज़ाइन दे देते हैं तो और कंटिन्यू आप 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड हैं तो आप ये पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि 100% आपके हैंड्स में टैक्स फ्री रहेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपका पीएफ नहीं काट रहे हैं तो आप उनसे बात करके अपना पीएफ कटवाएं, ये आपके लिए सिक्योर भी है और कुछ पैसा आपका जमा भी होता रहेगा, तो आगे आपके काम ही आएगा। और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका क्वेरी सोल्व करी जाए, या जो भी आपके सजेशन है वो आप हमें दे सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।